तो देखिएगा स्टूडेंट, टॉपिक नंबर हम 13 पर चलते हैं। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये चालक तार है स्टूडेंट, और इसकी लंबाई जो अनंत है, और ये देखो एक समान रूप से आवेशित है, प्लस का धनावेश है, इसमें ऋणावेश भी हो सकता था। अब इसके निकट हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या कहा कि हमने माना कि इस तार से 8 मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। और इस तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है वो स्टूडेंट इसका क्या है, लेमडा है, लेमडा। तो इस बिंदु P से चारों ओर गुजरने वाले हम एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं, इसको हम खींचते हैं, जिस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो एक समान होगी, और जो छोटे छोटे लघु अवयव खंडों दिए से मिलकर बनेगा। तो देखते स्टूडेंट, माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार से 8 मीटर दूरी पर बिंदु P स्थित है तथा तार का रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है। बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का एक गॉसियन बेलन खींचा, ये वाला जो बेलन है ये गॉसियन बेलन होगा, खींचा, जिस पर एक समान विद्युत क्षेत्र है तथा बेलन के प्रत्येक लघु अवयव खंड का क्षेत्रफल जो हमारा डीए है, तो इसको हम वेक्टर रूप में लिख लेंगे। अब दिखेगा स्टूडेंट, यहाँ पर इसके वक्र पृष्ठ ये वाला है, और यह समतल पृष्ठ है, और ये वक्र पृष्ठ है इसका। तो इस पर देखिएगा स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का जो कोण है वो 90 बन रहा है, यानी थीटा जो बराबर 90 बन रहा है। तो इस तल का जो विद्युत फ्लक्स होगा, इस तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमारा शून्य हो जाएगा, क्योंकि फाई ई बराबर होता है ई ए कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू इसमें 90 आएगी तो हो जाएगा 0। तो इस तल से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। किंतु इस वाले वक्र तल वाले पृष्ठ पर जो देख रहे हैं हम स्टूडेंट्स, इस पर जो है देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों ही एक दूसरे के समानांतर हैं, जिस पर इनके बीच का कोण 0 हो जाएगा। तो इस तल से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा संपूर्ण तार से संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। तो अतः संपूर्ण बेलन से, सॉरी यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, बेलन से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, तो इसका हम रेखीय समाकलन कर देंगे, समाकलन वेक्टर ई डी ए। अब ये बाहर निकल जाएगा, ए के सापेक्ष हम, ई तो एक समान है, कांस्टेंट हो जाएगा, ए के सापेक्ष हम जब डी ए का समाकलन करेंगे तो वो आ जाएगा स्टूडेंट 1, क्योंकि एक्स का समाकलन जब एक्स के सापेक्ष करते हैं 1 का तो वो हो जाता है एक्स। यहाँ पर देखिए, अगर हम 1 का एक्स के सापेक्ष समाकलन करें तो वो हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स एक्स। तो इसी तरीके से हम जब डी ए का ए के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम आगे करते हैं तो ये ई हो जाएगा, और ई ए डी ए हो जाएगा, तो ई ए वेक्टर के रूप में आएगा, जो स्टूडेंट की हो जाएगा ई वेक्टर डी ए। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ई ए कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और कोस 0 की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ई ए। तो यहाँ का जो जितना भी विद्युत फ्लक्स आएगा वो ई आ जाएगा, क्योंकि कोस 0 है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा। तो जहाँ पर जब समांतर चीज होती है दो, तो उनके बीच हमेशा कोण 0 बनता है, और कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो यहाँ पर ई ए हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको हम सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए जो है बेलन का वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एल। तो ये इसकी त्रिज्या होगी, ये इसकी लंबाई होगी। तो यहाँ पर 2 पाई आर एच होता था, यहाँ पर h की जगह l है, तो ये जाएगा e इंटू 2 पाई आर एल। अब देखिएगा हमने इसको a का वैल्यू यहाँ पर लगा लिया, क्योंकि a जो है इसका वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब यहाँ पर देखिए गॉस की प्रमेय से, अब गॉस की प्रमेय क्या होती थी स्टूडेंट्स, गॉस की प्रमेय हमने जब पढ़ी थी फाई ई बराबर होता था हमारा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी गॉस की प्रमेय है। तो यहाँ पर हमने इसकी फाई ई की वैल्यू लगा दी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाली स्टूडेंट, ये वाली हमने जब वैल्यू यहाँ पर लगाई q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको ऐसे रहने दिया एज इट इज। अब क्या करेंगे,
ये वाली ई की वैल्यू यहाँ पर यहीं रहने दी, और जो इतना बाकी है पार्सल है इसका, इसको क्यू के बटे में लिया है एप्सिलॉन नोट के बगल में, तो ये हो जाएगा ई बराबर क्यू बटे 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर इंटू एल। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर, और क्यू के बटे में एल ले लेंगे हम। आगे चलकर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट, और क्यू अपॉन एल की वैल्यू होती है वो होती है रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है हमारा, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, जो हमने शुरू में बता दिया था, जो तार का रेखीय आवेश घनत्व है जो लैम्डा है, तो लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल कूलाम प्रति मीटर इसका मात्र होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें हम 2 की ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो ये जाएगा 2 दूने 4, 2 लैम्डा अपॉन आर, तो आर इसके बटे में आएगा, ये इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलाम में। अगले टॉपिक पर चलते हैं। 14 अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए स्टूडेंट, ये अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित यानी एक समान रूप से आवेशित चादर है, जिस पर एक समान रूप से धन आवेश लगा हुआ है, और ये सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व की एक चादर है। तो इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो इसके निकट बिंदु हैं। तो हमने क्या करा, इसके निकट दो बिंदु होंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर एक पी और पी डैश। तो इसमें होता क्या है, इस चालक के आर पार हम एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं, यानी गॉसियन बेलन खींचते हैं, तो हम देखते हैं कि इस अचालक चादर में एक गॉसियन बेलन खींचते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसकी जो समतल पृष्ठ है सब में एक समान रहेगी, वक्र तल में और समतल पृष्ठों में एक समान रहेगी, पर इसमें एक डिफरेंट जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर ये जो इसका क्षेत्रफल है, इसका जो समतल भाग है, इनका जो क्षेत्रफल है वो लगभग अभी है थोड़े से छोटे से इसके, तो इनका क्षेत्रफल में डीए माना है, जिनका वेक्टर डीए वेक्टर होगा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहने के कारण इन पर ई रहेगी। अब इनके जो वक्र तल है, इन पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल के लंबवत हो जाएगी, जिसके अनुसार ये आपस में कट जाएंगे, बीच का कोण 90 हो जाएगा, कोस 90 का मान 0। परंतु समतल तलों पर, समतल पृष्ठों पर इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल है वो क्या रहेंगे, एक दूसरे के समानांतर रहेंगे। तो अब इस पर हम डिस्कशन करते हैं। माना कोई अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, एक समान रूप से आवेशित है। यदि चादर के निकट कोई बिंदु P व P डैश है, और जो चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन लेने पर जिसका क्षेत्रफल A है, हमने एक गॉसियन बेलन ले लिया जिसका क्षेत्रफल हमारा A है। अब जिसके समतल सिरों पर बिंदु P व P डैश है, और जिसके प्रत्येक समतल सिरे का क्षेत्रफल dA है तथा एक समान विद्युत क्षेत्र E है। अब E वही बात, अब चूंकि E बेलन के समतल पृष्ठों के लंबवत एवं वक्रीय, समतल पृष्ठों के लंबवत है और वक्रीय पृष्ठों के क्या है, समांतर है। तो समतल पृष्ठों के लंबवत है, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बना रही, और वक्रीय पृष्ठों के समानांतर है। तब बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा वो इन दोनों समतल पृष्ठों से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स का कुल योग होगा, जबकि वक्रीय पृष्ठों से होकर जाने वाला जो पृष्ठ होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा वहां पर। तो देखिएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर इस वाले सिरे का और प्लस इस वाले सिरे से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे। विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई समाकलन EdA, फाई ई बराबर समाकलन EdA प्लस समाकलन EdA। दोनों सिरे समतल है, इसलिए इन दोनों का योगफल हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 2EdA। अब देखिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा EdA, चूंकि वेक्टर
ई वेक्टर डी ए के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री है। थीटा जो है वो कितना है इनका 0 डिग्री, क्योंकि ये समानांतर है। चूंकि ई व डी ए जो है क्या है, एक दूसरे के समांतर है और इनके बीच का कोण 90 होगा, सॉरी 0 होगा, तो इसलिए कोस 0 की वैल्यू क्या होगी हमारी, ये हो जाएगा ई ए कोस 0। चूंकि ई समांतर है डी ए के, तो इनके बीच का कोण 0 हो जाएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो इनका हो जाएगा ई ए। तो फाई ई बराबर ई ए। अब यहां पर हम गॉस की प्रमेय से चलेंगे। गॉस की प्रमेय से क्या होगा, फाई ई बराबर जो हमारा होता था एक क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई बराबर होता था हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर मैंने ये वैल्यू लगा ली फाई की क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको यहां पर ई की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा, इसके बटे में ले आएंगे ई बराबर 1/2 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो होगा क्यू यही रहेगा, और ये वाला ए जो है इसके बटे में जाएगा क्यू अपॉन ए, स्टूडेंट हो जाएगा हमारा सिग्मा जो होता है क्यू अपॉन ए आवेश पृष्ठ घनत्व होता है, जिसकी वैल्यू होती है क्यू अपॉन ए। तो क्यू अपॉन ए की वैल्यू आएगी सिग्मा, और यहाँ पर ई की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। ये यहाँ पर डेरिवेशन सिद्ध हुआ। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अनंत लंबाई की एक समान आवेशित चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये हमारी कोई अनंत लंबाई की एक चालक प्लेट है जो एक समान रूप से आवेशित है, और ये कहाँ रखी हुई है, इसमें निर्वात में या वायु में रखी हुई है, और जिसके पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है। तो इसके बाहर कोई बिंदु P स्थित है एक और, तो जिस पर इनके कारण प्लेट इसके पृष्ठों 1 व 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 है। तो अब देखिएगा स्टूडेंट, माना सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व की एक अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित चालक प्लेट निर्वात अथवा वायु में रखी है। ये निर्वात और वायु में रखी है, जिसके बाह्य पृष्ठ 1 व 2 है। यदि प्लेट के एक और बिंदु P स्थित है, ये वाला बिंदु P स्थित है, जिस पर चादर के पृष्ठों यानी जो प्लेट है, प्लेट के पृष्ठों 1 व 2 द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 है। अब इसके द्वारा E1 और इस वाले के द्वारा E2 है। अब पहली चादर ही वाली, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर तो ये होगी, अब इसको हम पहली चादर मान लेंगे, पहला पृष्ठ जो है चादर के अकॉर्डिंग मान लेंगे इसको, जैसे हम चादर करते थे, तो चादर के अकॉर्डिंग पहले पृष्ठ की क्षेत्र की तीव्रता जो होगी बिंदु P पर वो होगी E1 इज इक्वल टू एफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। इसी प्रकार दूसरी चादर यानी दूसरे पृष्ठ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा स्टूडेंट, चूंकि E1 व E2 एक ही दिशा में है, तो अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी जो तीव्रता होगी वो इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगी। दोनों को जोड़ लेंगे तो E1 प्लस E2, तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट इसका एलसीएम में जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच जाएगी न्यूटन प्रति कूलम। तो ये इसका आंसर रहेगा। ये जो इसका सिद्धीकरण है यहाँ पर हो जाएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं, टॉपिक नंबर 16। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट, इसमें देखा होगा आपने कि इसमें 3 केस बनती हैं। इसके गोलीय कोश के बाहर
गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर। तो हमने एक गोलीय कोश खींचा, एक समान रूप से आवेशित है, ये काला वाला जो डार्क वाली लाइन का गोला कोश दिख रहा है आपको, इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है Q, और जिसका केंद्र O है और की त्रिज्या जो है R है। तो यही चीज हमने यहाँ पर मानी है, माना एक आवेशित गोलीय कोश की त्रिज्या R है जिस पर प्लस Q गुना आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसके कारण कोश के बाह्य बिंदु आंतरिक पृष्ठ तथा आंतरिक बिंदु पर बिंदु क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। तो पहले बाह्य बिंदु यहाँ पर, फिर आंतरिक पृष्ठ, ये वाला इसका पृष्ठ है, फिर P यहाँ पर इस बिंदु पर, और फिर गोलीय कोश के केंद्र पर। तीनों पर हम बिंदु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिएगा, इसके केंद्र से दूरी लेकर R त्रिज्या से एक गॉसियन पृष्ठ खींचा जो बिंदु P से होकर जाता है, और बिंदु P जो है गोले के केंद्र से R मीटर दूरी पर, स्मॉल r मीटर दूरी पर स्थित है, जहाँ स्मॉल r जो है वो बड़ा है कैपिटल R से। यानी इस गोलीय गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो इस गोलीय कोश की त्रिज्या से बड़ी है। तो जो बिंदु P से होकर हमारा गुजरता है बाहर वाला, तो जिस पर एक लघु अवयव क्षेत्र P पर स्थित है, माना कोश केंद्र O से R मीटर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, और जिससे हम ये गोलीय कोश ऊपर गुजरता है हमारा कोश। अब जिसके चारों ओर गोलीय पृष्ठ खींचने पर बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA लेने पर संपूर्ण, अब ये क्षेत्रफल इसके बिंदु P के चारों ओर, ये लघु अवयव का क्षेत्रफल है इसका गोलीय पृष्ठ का, इसका क्षेत्रफल होगा dA, और इस पर एक समान आवेश जो है समान रूप से वितरित है आवेश, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E एक समान रहेगी। तो अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा स्टूडेंट्स, वो ये होगा EDA का इस वाले पार्ट का संपूर्ण समाकलन वेक्टर E वेक्टर DA का समाकलन। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट E जो है एक समान रूप से सब में वितरित है, तो ये अचर रहेगा, बाहर रहेगा। अब ये समाकलन DA जो है इस गोलीय भाग का जो गोलीय गॉसियन पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल है। अब चूंकि ये क्यों हुआ, क्योंकि E और DA एक दूसरे के समांतर है, तो इनके बीच का कोण जो होगा वो 0 होगा, और 0 होने पर cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए EDA आ जाएगा स्टूडेंट्स। समांतर होने के कारण cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो EDA हो जाएगा। और समाकलन DA जो है इस गॉसियन गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो इस क्षेत्रफल को हम लिख देंगे 4πr²। गोले का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ वो होता है 4πr², क्योंकि बाह्य जो गॉसियन पृष्ठ है गोलीय पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल होगा 4πr²। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि φE बराबर Q/ε0, ये हमारी गॉस की प्रमेय है। तो φE बराबर Q/ε0 हमने यहाँ पर रख लिया, बाकी इसको ऐसे रहने दिया जैसा था। अब देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर होता क्या है, अब E और इसका जो क्षेत्रफल आया गॉसियन गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल आया 4πr²। अब इसको हमने E की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली, इम्प्लाइज दैट। तो E की वैल्यू होगी, क्योंकि सारे जो E के साथ गुणा में था सारे इसके बटे में जाएगा, तो हमने 1/4πε0 Q/4π, ये वाला 4πε0 यहाँ जाएगा Q/r²। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई गॉसियन गोलीय पृष्ठ के बिंदु P पर। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो सिग्मा जो है वो हमारा क्या होता है, कोश का आवेश पृष्ठ घनत्व है। सिग्मा जो है, सिग्मा तो ये होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल लगेगा हमारा गोले का। अब इस गोले का क्षेत्रफल
निकालने के लिए हमें आवेश बराबर क्यू बराबर हम निकालेंगे सिग्मा इंटू ए, और ए जो है इस गोले का क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस क्यू की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में ट्रांसफर कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा ए वाली। तो फायदा क्या होगा स्टूडेंट से, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बचेगा कि हमारा सिग्मा आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर, तो बटे में जाएगा ई बराबर सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। ये इस गोलीय पृष्ठ के बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। इसे हम समीकरण नंबर 2 कह देंगे। अब नंबर 2 हमारा चलता है कोष के पृष्ठ पर। कोष के पृष्ठ पर स्टूडेंट ये है, यहाँ पर अगर हमारा कोई बिंदु P आ जाए यहाँ पर, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, क्योंकि ये वाली त्रिज्या R बराबर कैपिटल R बराबर स्मॉल r हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला इसमें जो कैपिटल R है स्मॉल r के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें समीकरण नंबर 2 में, सॉरी यहाँ पर समीकरण 2 में हमने जो क्या रखेंगे, स्मॉल r बराबर कैपिटल R रख लेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा स्टूडेंट, जब यहाँ पर हम कैपिटल R रखेंगे स्मॉल r की जगह पर, तो यहाँ पर दिखेगा स्टूडेंट स्मॉल r स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल R स्क्वायर लगा लेंगे, और E बराबर, तो देखिए R से R कट जाएगा, तो ये वाला हमारा कंडीशन बच जाएगी। तो स्टूडेंट तो यहाँ पर इसके पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी इस वाले पृष्ठ पर। अब इसके केंद्र पर, अब इस गोले के केंद्र पर, यानी आंतरिक बिंदु जो है कोष के केंद्र आंतरिक बिंदु पर, तो आंतरिक बिंदु पर हमने देखा कि इसके गोले कोष के बाहर जो है एक समान रूप से आवेश वितरित था। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इसके केंद्र पर कोई आवेश नहीं है, मतलब आवेश की मात्रा जो है इसकी शून्य है। तो अब इसके कोष के केंद्र पर यानी आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर समीकरण 1 से चल देंगे हम यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू 0 लगा लेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी 0 न्यूटन प्रति कूलम। तो स्टूडेंट ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल का वीडियो लाएंगे, जिसमें सारे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मिलेगा उसमें, जो इसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, और इसके जितने भी फॉर्मूले हैं मैं आपको व्हाट्सएप पर फ़ोटो खींचकर सेंड कर दूंगा। हमारी वीडियो को ध्यान से देखें, और कोई गलती हो कोई कमी हो तो हमें कमेंट्स करें।